अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमारी ये 12.2 एक्सरसाइज होनी है। इसको हम करेंगे, तफसीलन करेंगे। और इससे पहले हमने जो 12.1 एक्सरसाइज की उसमें क्या पढ़ा था? लिमिट को पढ़ा था कि लिमिट को डिफ़ाइन किया था कि लिमिट होती क्या है, और उसके डिफरेंट 4-5 वो फार्मूले थे, उनको यूज़ करके हमने उसको लिमिट को फाइंड आउट किया था। मुख्तलिफ सीन थे कि किस तरह का सीन हो तो किस तरह का काम हमने वहाँ पे करना है, तो वो सारा चक्कर था वहाँ पे। अब उससे एक स्टेप हमने आगे जाना है। यहाँ पे आएगा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कि एक फंक्शन जो है किस पॉइंट पे, क्योंकि 7 पॉइंट बताता है फंक्शन, तो जाहिर है बहुत सारे नंबर्स पे डिफाइन हो जाता है ना, ठीक है। उसकी पूरी एक रेंज होती है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन किस जगह पे जाके जाहिर है को 7 पॉइंट बताएगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो उस नंबर पे क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, उसको फाइंड आउट करना। और कॉन्टिन्यूस को आम जुबान में यही समझ लें जैसे एक स्मूथ रोड होती है। कैंट की सड़कों पे चले जाएं, अच्छी वाली मोटरवे की सड़क पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल स्मूथ सड़क नज़र आएगी, कोई उसमें जंप नहीं होगा, कोई उसमें गड़ा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से उसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो हम कहते हैं ये स्मूथ है। इसी तरह से फंक्शन भी स्मूथ होता है। जब आप उसको ग्राफ करते हैं तो उसकी जो ग्राफ बनना है, जो लाइन बननी है, बिल्कुल सीधी बने, ठीक है। उसमें कहीं हमें रुकना ना पड़े कि भाई ठीक है जी ऐसे लाइन हम बनाते आ रहे हैं तो बीच में लो जी अब आगे फंक्शन ही नहीं आ रहा, एक जंप लगा के फिर आगे जाके फिर दोबारा से फंक्शन को बनाना पड़ रहा हो, तो फिर ऐसा फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमने यहाँ पे पढ़नी है। अब वो किस तरह से होगी उसके लिए उसने यहाँ पे ना देखें लिमिट फाइंड करने के और अगले मेथड बताए हुए हैं। एक तो पहले उसने ये बताया हुआ कि जो अभी तक हमने पीछे लिमिट पढ़ी है उसको हम कहते हैं वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट में ये नहीं होता कि आप सिर्फ लेफ्ट वालों को देख रहे हो या सिर्फ राइट वाले साइड को देख रहे हो। लिमिट जब पढ़ी थी हमने तो हमने क्या कहा था कि कोई एक पर्टिकुलर नुक्ता होता है, पॉइंट होता है जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही होती है। वो जो लफ्ज यूज करते थे ना, टेंड्स टू, कि जी उसकी तरफ हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे, एग्जैक्ट नहीं पहुंच रहे, लेकिन उसके जितना पास होते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, तो वो हम जो है एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं भाई यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन कहता है कि बाज़ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें किसी एक साइड की लिमिट भी फाइंड करनी पड़ जाती है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी कहते हैं। जाहिर है जो ये चीज़ हमने पिछले नहीं पढ़ी 12.1 के अंदर, ठीक है। तो एक दफ़ा राइट हैंड साइड लिमिट भी हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये लिमिट्स भी जाहिर कहता है कि फाइंड की जाती हैं, वो यहाँ उसने लिखा हुआ है। सिंपल इसमें से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि जिस नंबर पर डिफाइन किया जा रहा होता है ना, उसके ऊपर कभी हम माइनस लिख देते हैं, कभी हम उसके ऊपर प्लस लिख देते हैं। जाहिर है जब लेफ्ट हैंड साइड वाली फाइंड करनी होगी ऊपर माइनस लिख देंगे, जब हमने राइट साइड की तरफ करनी होगी उस पर प्लस लिख देंगे, और काम वही है सारा। यानी काम करने में कोई नई चीज़ नहीं होगी। अभी आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो बच्चों वाला काम है, नॉर्मल सा काम है, जो हमने पहले किया वही हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए काम बिल्कुल आसान है, ये एक्सरसाइज ईजी है लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे वो ये बात उसने की कि वन साइडेड लिमिट का मतलब ये है कि हम पहले ही दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पहले ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने 12.1 में किया। लेकिन कहता है कि बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है कि लेफ़्ट को अलहदा से हम डिफ़ाइन करते हैं, राइट को हम अलहदा से डिफ़ाइन करते हैं, और फिर जो है उसके बाद फिर ये जो क्राइटेरिया आ जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा कौन सा नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास कंडीशंस आती हैं। अच्छा, कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस को देखने से पहले ना उसने ये बताया हुआ है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं करती, उसके लिए एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि हमारा वो जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है उसका कोई आंसर आए, जैसे यहाँ पे एल हम पीछे जो डेफिनेशन दी थी वो वाली। फिर उसकी कहता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली जो लिमिट्स हैं वो भी हों और वो भी उसी नंबर एल के बराबर हों। यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी आ रही हो उसका आंसर, राइट हैंड साइड लिमिट जब फाइंड करें उसका भी आंसर आए, और वो दोनों बराबर आए। ये देखें बराबर होने का, तो फिर हम कहते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये थ्योरी है, ये सवाल में कहीं उस तरह यूज़ नहीं होनी, लेकिन असल जो यूज़ होना है वो ये वाला काम है जो हमने पूरी एक्सरसाइज में करना है। वो ये है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कि एक जो फंक्शन है किसी पॉइंट के ऊपर कब कॉन्टिन्यूस होता है कब नहीं होता। उसके लिए ये 3 उसने ना वो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं।
तीन उसकी शराइत दी हुई हैं कि अगर वो शराइत ये तीनों फुलफिल होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और अगर नहीं फुलफिल होती तो फिर हम कहते हैं ये नॉट कॉन्टीन्यूस है। बाज़ का नॉट का लफ्ज़ यूज़ कर लेता है, कभी डिसकॉन्टीन्यूस का, तो ज़्यादातर डिसकॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना चाहिए। अब कंडीशंस क्या हैं कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, सी का मतलब कि वो पॉइंट, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 2 जो उसने दिया होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता हो। अब डिफाइन होने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। डिफाइन होने का मतलब ये है कि जब हम वो नंबर उसमें पुट कराएं उस फंक्शन में, जो भी फंक्शन होगा, तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आता हो, ये ना हो कि अनडिफाइंड हो जाए। जैसे पीछे कहीं पढ़ा भी था 0/0 आ जाए, ये 12.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जब हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते थे तो बटे वाली चीज़ होती थी फंक्शन, तो ऊपर भी 0 आ जाता था, नीचे भी 0 आ जाता था, तो वो अनडिफाइंड हो जाती थी, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करे तो उसका आंसर कुछ नहीं आता। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसको डिफाइंड होना चाहिए, कोई ना कोई आंसर आता हो। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। और नंबर 2 कहता है फिर उसकी जो लिमिट है उस पॉइंट पे वो भी एग्जिस्ट करती हो। लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस के लिए। और लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए फिर हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, वो ये वाला होगा, क्योंकि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और राइट हैंड साइड लिमिट है वो हम फाइंड करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अभी थ्योरी है, थ्योरी बाज का थोड़ा सा आइडिया आपको मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से सवाल होंगे। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, इजीली समझ आएंगे। तो फंक्शन को डिफाइन भी होना चाहिए, यानी उसका कुछ आंसर आता हो उस नंबर पे, उस नंबर पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हो। और फिर तीसरा पॉइंट ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी हाली वैल्यू लगाने से जो आंसर आए और लिमिट फाइंड करने से जो आंसर आए वो दोनों बराबर हों। तो दोनों बराबर हों तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है। अब ज़ाहिर है डिसकॉन्टिन्यूस इसी का अपोजिट हो जाएगा कि भाई ये आपस में बराबर नहीं आएंगे, फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, कुछ और आ जाएगा, एक का आंसर 5 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, कुछ भी डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बस ये काम है, बाकी सारे उसने एग्जाम्पल्स और सवाल सारे हल किए हुए हैं। तो ये एक्सरसाइज है, और ये देखें उसने थोड़ा ग्राफ करने की भी कोशिश की हुई है कि ये देखें ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये 3 के ऊपर ये फंक्शन ये आता आता यहाँ रुक गया और यहाँ से आके फिर शुरू हो रहा है, तो बीच में गैप आ गया, जंप आ गया, जैसे मैं सड़क की मिसाल दे रहा था। और ये देखें ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, x की वैल्यू 3 के ऊपर कोई उसमें बम्प नहीं आया, सीधा जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है ग्राफिकली अगर हमने देखना हो तो इस तरह से हम देख सकते हैं। वैसे ग्राफ करने के लिए उसने नहीं कहा हुआ फ़िलहाल, आगे कहीं कहेगा तो फिर हम बना लेंगे। तो चलें ये एक्सरसाइज अब आपके सामने 12.2 बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये करते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ आ जाएगी। चलें जी, ये एक्सरसाइज आ गई हमारे सामने 12.2, और देखें इसका पहला क्वेश्चन कहता है जी डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। सिंपल काम कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट जो है वो फाइंड कर दें, राइट हैंड वाली लिमिट जो है वो फाइंड कर दें, ठीक है कर देते हैं। एंड फाइंड द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c, जो भी वो c नंबर उसने दिया होगा उसकी अलहदा से भी लिमिट बनाएं। अलहदा से लिमिट जो है वो यही होता है कि आपने उस फंक्शन को देखना है कि वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उस नंबर को हमने जस्ट पुट कराना होता है। सो देखें बड़े आराम से, ये बस आपने स्टेप ध्यान से देख लेने हैं कि आपको जब सवाल आएगा पेपर में तो आपने स्टेप्स कैसे बनाने हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं है। सो देखें सबसे पहले ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने लगे हैं तो ऊपर लिख लें लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ऐसे लिख लिया, या LHL लिख लें, आगे मैंने LHL ही लिखा हुआ है। तो उसके लिए देखें लिखना कैसे है। अब ये फंक्शन है ना हमारा, तो हमने फंक्शन के इधर भी और इधर भी उस लिमिट को लिखना है, जैसे हम 12.1 में लिख रहे थे। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। क्यों 1? क्योंकि ज़ाहिर है उसने साथ बताया हुआ c इज इक्वल टू 1। तो हमने लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी तीर का निशान लगा के साथ 1। लेकिन चूंकि ये लेफ्ट वाली है तो देखें उसके ऊपर हमने माइनस लिख देना, थोड़ा सा आगे करके उसके ऊपर, जैसे जहाँ पे पावर लिखते होते थे, स्क्वायर है 3 पावर है, ठीक है, उस जगह पे जाके आपने माइनस लगा देना है। माइनस लिखने से अगले को पता चलेगा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हो, क्योंकि प्रोसीजर एक जैसा सारा। तो इधर लिखेंगे, साथ फंक्शन को लिखेंगे f ऑफ x, और जाहिर है जो दूसरी तरफ रकम है उसको लिखेंगे, और उसके साथ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, और उसके साथ भी माइनस। ठीक है जी, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया।
ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। अब आगे करना क्या है, बस सिंपल काम, वो वैल्यू आपने पुट करा देनी है। 1 है ना वैल्यू, तो 1 जो है आपने जहाँ जहाँ x है वो लगा देना, जैसे हम आम लिमिट में भी करते थे। तो जहाँ x है वहाँ पे देखें 1 1 लग गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, ये 1 -5, 2 और 1 मिलके 3, और 3 में से -5 करेंगे तो -2 वैल्यू। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड में भी एग्जैक्ट यही काम करना है, बस क्या करना है कि जहां हमने माइनस लगाया था वहां प्लस लगा देना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखना है, ऊपर प्लस का साइन लगा देना है। प्लस का साइन हमें बताएगा या एग्जामिनर को बताएगा कि भाई ये राइट हैंड वाली लिमिट हो रही है, ठीक है। उसको आपने इस साइड में भी लिख देना है। फिर अगेन उस 1 को आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है। अब जाहिर है हर चीज़ तो वही है, तो आंसर भी वही आएगा, जो पहले -2 आया अभी भी -2 आएगा। तो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर यहाँ पे भी वो पूछ लेता ना कंटिन्यूटी, तो हम कहते देखें जी ये दोनों तो बराबर आ गए। और तीसरा काम कहा था उसने कि नॉर्मली लिमिट फाइंड करें, या वही बात के फंक्शन को डिफाइन करवाएं। तो फंक्शन को डिफाइन यही है कि नॉर्मल लिमिट लिखें, कोई प्लस कोई माइनस ना लिखें, उसी तरह से दोनों तरफ लिखें और उस 1 को दोबारा पुट करा दें। अब देखें तीनों चीज़ों में काम एक ही हुआ है। काम एक ही क्या हुआ है कि उस 1 को उस फंक्शन में पुट कराया, ठीक है। बस एक में हमने 1 के ऊपर माइनस लगाया, एक में प्लस लगा लिया और एक में कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरह से करके सो बहरहाल इसका भी देखें आंसर वही आ गया। अब इस सवाल को अगर वो पूछ ले ना कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था या नहीं था, तो हमें नज़र आ रहा है कि उसकी जो वैसे पुट कराया तो वो भी -2 आया है, लेफ्ट हैंड भी -2 आई है, राइट हैंड भी -2 आई है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ज़ाहिर है वो यहाँ उसने नहीं पूछा हुआ, यहाँ जितना काम था वो हमने उसको कर दिया। लेकिन अगर पूछा हो तो हमें फिर पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है। ठीक हो गया, आगे चले सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी वही काम है, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स आपने दोहराने हैं। ये फंक्शन है और c की वैल्यू कहता है कि वो -3 है, तो पहले आपने वही LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वो फाइंड करनी है, वही उस फंक्शन के पीछे भी और उस वैल्यू ज़ाहिर है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है उसके पीछे भी। -3 है लेकिन उसके ऊपर देखें माइनस लगाना है, ये मस्ट है क्योंकि वैल्यू हमारी -3 है, -3 पे उसको डिफाइन करवाना है, उस पे उसी पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो बहरहाल उसके ऊपर माइनस लिख दें, इधर भी माइनस लिख दें, फिर वही बात कि -3 जो है x की जगह पे पुट करा दें। यहाँ डायरेक्ट पुट कराएंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 12.1 की थी तो उसको भी हम जब लिमिट पुट करानी होती थी तो अगर कुछ उस पर ऑपरेशन हो रहा होता था तो कर लेते थे, कैलकुलेशनें कुछ होती थी तो कर लेते थे। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। ऊपर देखें ना x² -9 है, तो आपको पता है ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो a² - b² हो तो उसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिख सकते हैं, तो वो हम लिख देंगे उसको। अब इससे यही होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला, और हमारे पास रह जाएगा x+3। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करा लें तो आसानी से काम हो जाएगा। -3 यहाँ लगाएं तो -3 + 3 जो है वो 0 वैल्यू आएगी। अब 0 जो है ये वैल्यू होती है, ये नहीं होता कि भाई इसका आंसर ही कुछ नहीं आया, ये नहीं होता। 0 एक वैल्यू है तो वो आ गई हमारे पास, जैसे बाकी दूसरे नंबर होते हैं उसी तरह से 0 भी होता है। अब इसी तरह आपने -3 के साथ जो प्लस लगाना है वो क्यों लगाना है, क्योंकि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करने लगे हैं। तो ठीक है, वही सारा कुछ लिखेंगे, फंक्शन तो आप इसी को यूज़ करेंगे ना, क्योंकि ऊपर हमने उसको डिफाइन कर लिया हुआ, कटवा के ये नंबर बना लिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं। अगेन -3 पुट कराना है तो ज़ाहिर है सेम काम होना है, तो फिर सेम आंसर ही आना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, और जब सिंपली वैल्यू लगानी है तो सिंपली वैल्यू लगाने से भी तो आंसर वही आना है। सो देखें सिंपल वैल्यू आने से भी वही, और ये भी ज़ाहिर है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो x - 5 है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ठीक है, जिस तरह के भी मर्जी शक्ल हो, और c की वैल्यू 5 दे रहा है, यानी 5 के आगे पीछे हमने डिफाइन करवाना है। 5 के पीछे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, आगे यानी कि पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, ठीक है, उस तरह से, और एक दफ़ा उसकी वैल्यू भी एज इट इज़ लगानी है। सो देखें लिमिट x टेंड्स टू 5 था, माइनस लगा लिया, ठीक है। दूसरी तरफ जो ये चीज़ है उसके साथ भी उसको लिख लिया। अब जस्ट ये जो 5 है वो आपने x की जगह पुट करा देना है। 5 - 5 0 होता है, 0 की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, 0 बेचारा 0 ही होता है, क्योंकि कोई नंबर आएगा तो उसकी एब्सोल्यूट लेंगे ना वैल्यू, ठीक है। -5 आता तो हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट +5 ले लें, तो यहाँ पे तो 0 है। वही प्रोसेस आपने 5+ के लिए करना है, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए करना है, वो भी ज़ाहिर है एग्जैक्ट सेम काम होना है, सेम वैल्यू आ जानी है।
और एक दफ़ा जो है नॉर्मल जो लिमिट बनानी होती है, ठीक है, जो उसको डिफ़ाइन करवाना है, तो नॉर्मल लिमिट लिखें, कोई प्लस माइनस नहीं लिखना, और वो 5 डायरेक्टली पुट कराएंगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो ये तीनों फंक्शन बेसिकली कॉन्टीन्यूस ही बन रहे थे। तो पहला सवाल हमारा हो गया कि जिसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को डिफ़ाइन करना, वो उसने हमें प्रैक्टिस करवाई है। अब उसी प्रैक्टिस को कहेगा भाई अब बार बार यही काम करो, अब आगे यही करना है, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में भी हम यही 3 चीज़ें ही फाइंड आउट करते हैं। अब अगले सारे सवालों में ना कॉन्टीन्यूटी के मुतालिक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एट x इज इक्वल टू सी, और c की वैल्यू वो दे रहा है कि 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है। और देखें फंक्शन की ना अक्सर औकात वो 2 या 3 वैल्यूज़ देता है, क्योंकि जिस नंबर पे डिफाइन किया जा रहा है उस नंबर से पीछे कोई और फंक्शन बन रहा होता है, उस नंबर से आगे कुछ और फंक्शन बन रहा होता है, क्योंकि उस नंबर पे ना बाज़ का तो वो अपनी शक्ल चेंज कर रहा होता है, तो वो कॉन्टीन्यूसली भी शक्ल चेंज कर सकता है और डिसकॉन्टीन्यूस भी कर सकता है, तो वही हमें चेक करना होता है। सो देखिए फंक्शन को वो डिफाइन कर रहा है जी। फंक्शन पहले है 2x + 5, लेकिन ये कब होगा? इफ़ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, 2 के बराबर या 2 से छोटा अगर x होगा पीछे। अब पीछे की तरफ आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, पीछे की तरफ जाना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करते हुए ना हमने इस फंक्शन को यूज़ कर लेना है, क्योंकि वो कह रहा है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन यूज़ करेंगे और लेस के लिए भी यही फंक्शन यूज़ करेंगे। और जब कहता है x इज ग्रेटर देन 2 हो, यानी 2 से आगे चलेंगे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहा है, तो फिर हमने इस वाले को यूज़ कर लेना है। तो सिंपल सा काम है। सो देखें पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और उसके लिए इधर फंक्शन है, और देखें आगे वैल्यू क्या लगनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि लेफ्ट के लिए कर रहे हैं तो लेफ्ट के लिए आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये लेफ्ट वाला है, क्योंकि x इज लेस देन 2 है, 2 से छोटा है, तो उसके लिए इस वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट के लिए हमने इस फंक्शन को लिखना है, बस ये ध्यान रखना है इन चीज़ों में, क्योंकि एक चीज़ तो है नहीं, एक फंक्शन तो है नहीं कि सब में वही लगा लें। पिछले सवालों में यही किया, लेकिन अब जो है वो डिफरेंट है, तो सोच के चलना है, ठीक है गया। अब बाकी काम वही है सारा। अब ये वैल्यू आप x की जगह लगा दें, 2 है ना, तो 2 लगा दें, बाकी वही माइनस शो कराएगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड कर रहे हैं। 2 2 4 हो गया, 4 और 5 मिलकर 9 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट करने लगे हैं, तो राइट हैंड के लिए अब फंक्शन ये यूज़ होना है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 2 वाला है, तो वो उसी तरह लिखेंगे, 2 के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, ये फंक्शन लिख लिया। फिर x की जगह 2 ही लगाना है, 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू भी वही आई है, राइट हैंड वैल्यू भी वही आई है। और एक दफ़ा हमने सिंपल लिमिट करनी होती है, यानी कि उस फंक्शन को डिफाइन करना होता है उस नंबर पे, तो वो हम देख लेते हैं। सिंपल लिमिट लिखें आप दोनों तरफ और उस 2 की वैल्यू को पुट। अब देखें यहाँ हमने ये वाला फंक्शन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अब एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है कि अब आप वो 2 बस लगाना है, तो एग्जैक्टली 2 के लिए दोबारा इसको देखें, ये उसने लिखा हुआ x इज इक्वल टू 2 भी है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये बताती है कि x 2 के बराबर भी है। यहाँ पे तो सिर्फ ये है ना x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ये है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, कि 2 के बराबर भी है, तो जब बराबर के लिए हम यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, तो फिर ये 2x + 5 को हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ठीक हो गया, उसमें अगेन 2 पुट कराएंगे, वो भी वैल्यू 9 आ गई। अब तीनों चीज़ें एक जैसी आ गई हैं, तीनों बराबर आ गई हैं। तीनों बेसिकली यही होता है, ये दोनों मिल के लिमिट है, ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक लिमिट ही बनती है ना, ये दोनों मिल के लिमिट है। और साथ ये जो मैंने लिमिट लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। सो आम तौर पे ये जो कॉन्टीन्यूटी है उसके लिए ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो हर दफ़ा हम यही करेंगे। और तीनों आपस में बराबर आ रही हैं, और किसके बराबर आ रही हैं, 9 के, तो फिर हमें लिखना है कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि जिस नंबर पे कहा था वो नंबर 2 है, तो 2 पे वो डिफाइन जो है वो हो रहा है, उसकी लिमिट भी आ रही है, तो इसलिए वो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस होगा। अब यही काम हमने बार बार रिपीट करना है। अब देखें सेकंड पार्ट में उसने 3 पार्ट्स बना दिए हैं, क्योंकि तीनों हो सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा x इज़ लेस देन वाला भी होगा, बराबर वाला उसने अलहदा कर दिया है, और ग्रेटर वाला अलहदा कर दिया है। अब वही केस है कि लेस वाला जो है ये लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ कर लोगे आप, ये बराबर वाला जो है वो सिंपल जब लिमिट करते हैं वो यूज़ कर लेंगे, और ये ग्रेटर वाला जो है वो राइट हैंड के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फंक्शन उसका फंक्शन लिखा, 1 की वैल्यू लगाई, 3 1 3, 3 में से 1 निकाला 2। जब आप राइट हैंड करने लगे हैं तो राइट हैंड के लिए अब ये वाला फंक्शन यूज़ होना है, क्योंकि x बड़ा है 1 से,
पॉजिटिव है, आगे की तरफ जाने वाला है, तो ओवरऑल 2x को यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी 1 वैल्यू लगाएंगे, वो भी 2 आ गया। तो दोनों लेफ़्ट और राइट तो बराबर आ गई, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एक दूसरे के बराबर है। और फिर जब सिंपल पुट कराना है डिफ़ाइन करने के लिए, तो वो उसने कहा हुआ है कि बराबर के लिए आप ये यूज़ करें 4, सिर्फ 4। तो सिर्फ 4 यूज़ करें तो फिर लिमिट की वैल्यू कोई नहीं पड़ लगती होती उसमें, क्योंकि लिमिट की वैल्यू कहाँ लगती है, जहाँ x होगा, तो इसमें तो x है ही नहीं है। तो कांस्टेंट की लिमिट वही होती है जो कांस्टेंट होता है। ये हमने 12.1 की जो एक्सरसाइज की थी उससे पहले थ्योरी में पढ़ा था कि कांस्टेंट की लिमिट कोई चेंज नहीं होती, कांस्टेंट का पीछे जो मर्जी हो वो वही आंसर उसका आ जाता है लिमिट का, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आती। अब ये 4 आया है और ये हमारे जो लिमिट के आंसर्स आए थे वो 2 आए हैं, तो फिर अब ये लिमिट और जो एक्चुअल डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को वो आपस में बराबर नहीं आ रहे। तो जब बराबर नहीं आए तो दैट मीन्स के फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसको आप डिसकॉन्टिन्यूस कह लें, नॉट कॉन्टिन्यूस कह लें, बुक ने नॉट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है डिसकॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x = 1, जिस नंबर पे बात की जा रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वही सब कुछ रिपीट होगा। कहता है जी फंक्शन ये है, अगेन x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2 हो तो फिर ये यूज़ करें। x अगर 2 से छोटा है और x बड़ा है -2 से, यानी 2 और -2 के दरमियान में है तो फिर ये फंक्शन यूज़ करें। और अगर x जो है बड़ा है और बराबर है 2 के तो फिर ये यूज़ करें। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे ना उसने 2 सवाल करवाने हैं आपसे, इन्हीं फंक्शनों को यूज़ करके सवाल 2 करवाएगा। तो वो देखें साथ बताया उसने कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x = 2 एंड x = -2, दोनों पे चेक करना है। तो दोनों पे बारी बारी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वही सारे स्टेप्स हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि कहाँ कब कौन सा फंक्शन लगना है, बस ये ध्यान रखना है। अब हम पहले x = 2 के लिए शुरू करेंगे, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बनाने लगे हैं। तो 2 से अब पीछे, 2 से पीछे यानी लेस देन 2, अब वो आपने ढूंढना है कि यहाँ पे लेस देन 2 किधर है। अब लेस देन 2 जो है देखें ये आ रहा है, x इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो उसके लिए ये फंक्शन देखें x² -1, तो देखें मैंने वो लगाया। तो बस ये आपने ध्यान रखना है। अब अगेन x की वैल्यू आपने 2 लगानी है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। जब आपने राइट हैंड लिमिट करनी है +2 लगाना है, तो उसके लिए देखें 3 है, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि अब 2 से ग्रेटर की बात होनी है। तो 2 से ग्रेटर ये है, x इज़ ग्रेटर देन 2, इक्वल टू भी है लेकिन ग्रेटर भी यही है, तो ग्रेटर के लिए ये 3 यूज़ होना है। तो इसलिए हमने देखें यहाँ पे 3 को यूज़ किया है, ठीक है, इस 3 यूज़ हो गया। अब 3 की ज़ाहिर लिमिट चेंज नहीं हो सकती, उसने 3 ही रहना है। और जो 2 पे एग्जैक्ट 2 पे उसकी फंक्शन क्या है, तो वो वही है 3 वाला ही, क्योंकि ये देखिए उसने कहा था इक्वल टू 2 के लिए भी आप 3 नहीं यूज़ होना है, तो फिर इक्वल टू के लिए भी वही 3 यूज़ हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और एक्चुअल जो वैल्यू है वो सेम आ रही हैं, तो फिर हम कहेंगे कि x = 2 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस बन रहा है। अब -2 पे आ जाए। अब -2 के लिए भी उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखेंगे, -2 के ऊपर माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे। अब -2 से पीछे जाना है लेफ्ट साइड पे, तो ये देखें -2 से पीछे छोटा, या ऐसे पढ़ते हैं ना, x इज़ लेस देन -2, x छोटा है, कोना छोटा होता है, x छोटा है -2 से, तो अब ये 3x यूज़ होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब हमने लिखा तो वहाँ पे 3x को यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। अब जस्ट वैल्यू -2 उसमें पुट करानी है, तो 3 2 ज़ार 6, लेकिन साथ माइनस का। राइट हैंड साइड के लिए भी करेंगे, उसके लिए ज़ाहिर आप पढ़ लीजिएगा पीछे, वो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। -2 आप उसमें पुट कराएंगे, तो -2 पुट करा के अब राइट हैंड साइड की जो लिमिट आई है वो 3 है। लेफ्ट हैंड की आई थी -6, राइट हैंड की आ गई है +3, और जो एक्चुअल वैल्यू है -2 की उसके लिए जब यूज़ कर रहे हैं तो वो भी -6 आ रही है। लेकिन अब यहाँ गड़बड़ आ गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड -6 है, एक्चुअल लिमिट भी -6 है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो सेम नहीं है, वो 3 है, वो कुछ और आई है। तो फिर तीनों आपस में बराबर ना हुए, और जब बराबर नहीं होते तो फिर हम क्या कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है इस x = -2 पे, नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस, जो भी आप लिखना चाहें। चलें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इफ़ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और ये c लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि किताब के ऊपर ना e लग रहा था मुझे, लेकिन एक जगह e लिखा हुआ है, एक जगह c लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में c ही है। ये असल में अननोन चीज़ है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए उसने लिखा हुआ कि फंक्शन ये 2 हैं, और जाहिर है कि ये वही बताएगा कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो तो जाहिर हमें नज़र आ रहा है। तो कहता है फाइंड c,
सी फाइंड करें सो दैट कि ये जो -1 के ऊपर उसकी लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करती है। अब आपको पता है जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं, होनी चाहिए, आ जाएगी, क्योंकि वो उसने खुद कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट को लेके उनको आपस में बराबर रख के वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। सो देखें वही हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर माइनस लिख लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड है। फंक्शन लिखा, अब जाहिर है कि -1 से पीछे, अब -1 से पीछे देखें ये है x इज़ लेस देन, तो इसलिए x + 2 को यहाँ पे यूज़ करेंगे। x की वैल्यू आप -1 लगाएं तो -1 + 2 + 1 आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड आ गई। अब राइट हैंड के लिए जाहिर है ये वाली यूज़ होनी है c + 2, तो वो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड के लिए भी देखें हमने उसको लिख लिया कि जी c + 2, और जाहिर है कि वो c तो कांस्टेंट नंबर है ना, x तो है नहीं है, तो इसने यही रहना c + 2, तो वही आएगा। ये वैसे मैंने एक्स्ट्रा ही कर लिया क्योंकि एक्चुअल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब उसने कहा है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब यही है कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है बस वही से लेके आप काम से ला सकते हैं। तो बहरहाल इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे हैं, अभी भी आप कर लें, लेकिन ये है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड को बराबर रख लेना आपने। सो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट बराबर रखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें। तो इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसकी वैल्यू c + 2 आई थी, तो इन्हीं दोनों को आपने आपस में सॉल्व करवाना है। ठीक है, इसको भी छोड़ दें, ज़रा काट दें, एवं एक्स्ट्रा हो गया। तो c + 2 = 1, ठीक है, तो +2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1, तो c की वैल्यू देखें बड़े आराम से -1 जो है वो आ जाती है। ठीक हो गया, इजी काम था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। अब यहाँ पे ज़ाहिर है वो अब अगले स्टेप पे चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने यही किया कि भाई है फंक्शन डिफाइन है चीज़, लिमिट डिफाइन है, तो आप वहाँ से अननोन फाइंड करें। यहाँ पे भी यही कह रहा है कि m और n जो हैं अननोन्स हैं, वो आपने फाइंड करने हैं सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस में फिर ये है कि हम एक्चुअल जो वैल्यू है वो वाली भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है कि वही तीनों चीज़ें, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एक्चुअल लिमिट, ठीक है, एक्चुअल उस नंबर पे डिफाइन होना, वो भी इसके साथ आ जाएगा। तो बहरहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमारे सामने। पुराना तरीका हम वही बात है लेफ्ट हैंड के लिए करने लगे हैं, 3 के ऊपर -1 लगाएंगे क्योंकि 3 पे डिफाइन हो रहा है ना, x = 3 पे, ठीक है, तो वो लगाया। अब चूँकि 3 से पीछे की बात कर रहा है तो 3 से पीछे ये वाला है, mx यूज़ हो जाएगा, और mx का मतलब x की जगह पे 3 हम पुट करा देंगे। तो x की जगह पे 3 लगाएंगे तो 3m होगा, मैंने x लिख दिया, ये m है, ठीक है, क्योंकि ज़रा x की वैल्यू 3 लगनी है ना, तो 3m जो है ये आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब दूसरी जो राइट हैंड साइड वाली लिमिट है वो आप करने लगे हैं, तो 3 से आगे की तरफ जाना है, सो 3 से ग्रेटर ये वाला है, तो फिर ये फंक्शन यूज़ होगा, उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे भी x की जगह 3 लगाएं, 2 3 = 6, 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। और एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए वो कह रहा है = के लिए आप n को यूज़ करें, तो = वाले के लिए आप n को यूज़ करेंगे, और ज़ाहिर है कांस्टेंट नंबर है तो उसने तो चेंज होना नहीं है, ये आ जाएगा। अब ये 3 इक्वेशनें आ गई आपके पास, तो इनको बारी बारी आपस में बराबर रखेंगे तो m और n बड़े आराम से फाइंड हो जाएगा। मसलन आप इसको और इसको बराबर रखें, 3m = 3, तो 3 3 कट जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको और इसको आपस में बराबर रखना है, तो n = डायरेक्ट 3 मिल जाएगा। तो ये काम हमने 1-2 स्टेप उसको बना देना है। तो ये देखें मैंने इसको लिखा है कि इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करें, तो ऐसे करके ये देखें मैंने x लिख दिया, भाई ये m था, बहरहाल गलती में फ्लो में मैं बंदा कर जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो m = 1 आ गया, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज़ करेंगे तो वहाँ से n = 3 आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 में जो है, 6 में उसने फंक्शंस दिए हुए हैं और साथ उसने कहा हुआ है कि जी 2 के इर्द गिर्द आपने डिफाइन करना है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, वो क्या आएगी, देखिए करना क्या है, पहले तो वही बात है कि अननोन k फाइंड करना है, ठीक है, जैसे पिछलों में किया था। अब k फाइंड करने के लिए साथ उसने बताया है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है 2 के ऊपर। तो जब कॉन्टिन्यूस है तो फिर जाहिर है कि उसकी लिमिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू +2 है और उसके ऊपर माइनस, और जाहिर है कि फंक्शन है और उस तरह से ब्ला ब्ला जैसे लिखते हैं वैसे हम करेंगे, क्योंकि उसने, अब देखें यहाँ पर उसने कहा है ≠ 2। अब ≠ 2 वही बात है कहने का कि आप उसके पीछे के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी यही यूज़ कर सकते हैं, और आगे यानी पॉजिटिव के लिए भी यही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और =2 के लिए आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसी पिछले वाले चीज़ों को बताने का तरीका उसने एक इस तरह से कह लिया है
ठीक है। तो वो बहरहाल तो लेफ्ट हैंड के लिए भी यही यूज़ करना है, राइट के लिए भी। तो लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड के लिए हम कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आप डायरेक्ट जब वैल्यू पुट कराएंगे जैसे पीछे हम करते आ रहे थे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी ये देखें मैंने करके दिखाया हुआ है, जब आप ये x की जगह पे क्या लगाना है, 2 लगाना है ना, तो 2 2s are 4 हुआ, 4 और 5 मिलकर 9, 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, इधर भी 3 आ जाएगा, ये भी 9 है, 9 का स्क्वायर ये भी 3 आ जाएगा, 3 - 3। अब 3 - 3 क्या होता है, 0, और नीचे भी देखें 2 - 2 वो भी 0 हो रहा है, तो 0/0, और 0/0 आपको पता है कि अनडिफाइंड चीज़ हो जाती है, तो वो हम आगे जा नहीं सकते। तो फिर उसके लिए ये है कि कुछ ना कुछ ऑपरेशंस इस पे लगाए जाएं। तो यहाँ पे ऑपरेशन यही है कि चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, जज़र आ रहे हैं, तो इसकी रैशनलाइजेशन करवा लें। अक्सर इसके लिए हम यही करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि रैशनलाइजेशन हम तब करवाते थे जब बटे में आता था स्क्वायर रूट वगैरह, तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए हमने अपने आप को चेंज कर लेना है। तो कभी अब ऊपर वाले को रैशनलाइज करना है तो उस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने इस फंक्शन को लेना है, और अब जाहिर है कि इसी की रैशनलाइजेशन होनी है ना स्क्वायर रूट वाले की, तो आपको पता है वही चीज़ हम ऊपर लिखते हैं, वही चीज़ नीचे लिखते हैं, और अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पे हमने प्लस लिख लेना होता है। रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस था, अब क्या होगा, ऊपर वाली देखें फार्मूला डेवलप होगा, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो वो जो तीसरा फार्मूला हम अलजबरा वाला कि जी a² - b² हो तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव होता है, ये वो है। तो इन दोनों के स्क्वायर्स हो जाएंगे, यानी ये वाला a² हो जाएगा और ये जो दूसरा है वो b² हो जाएगा, और नीचे ये वाली टर्म और ये सारी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। तो x - 2 के साथ इसको लिख देंगे, बस लिख देंगे, करना कराना कुछ नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम करा नहीं सकते ना, क्योंकि वो ये स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट के बगैर वाला है, तो ज़रब नहीं हो सकती। अब ऊपर वाले का हल करना है, वही हमारी उम्मीद की किरण है। तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंदर वाली चीज़ें आज़ाद हो जाएंगी। अब ये चूँकि माइनस है ना, तो इन दोनों के साइन उसने चेंज कर देने हैं, वो देखें कर दिए। उससे क्या होगा, 2x में से 1x निकालें तो 1x रह गया, 5 में से -7 करें तो -2। अब ये होगा कि ये देखें ये दोनों सेम है, ऊपर भी x - 2 बन गया, नीचे भी बन गया, ये हमें फ़ायदा हो गया, ये दोनों कट गए, और ओवर में ये टर्म रह गई 1/this 1। अब यहाँ पहुँच के अब आप वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई माइनस वाला चक्कर नहीं है, जो भी नंबर लगाएंगे को वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आप लगाएं तो 2 2s are 4, 4 और 5 9, तो दोनों तरफ 9 का स्क्वायर रूट बनेगा, यानी 3 3 बनेगा, 3 और 3 मिलकर 6। तो अब लिमिट हमारे पास आ गई 1/6, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू है वो देखें, वो ऑटोमेटिक है कि x = 2 के ऊपर नॉर्मल जो लिमिट है उसका आंसर k है। तो आगे हम ये एक दफ़ा लिख लेंगे इसको कि नॉर्मल लिमिट का आंसर जो है वो k आ रहा है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) जो है वो k है। तो फिर जाहिर है कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए दोनों बराबर होते हैं, लिमिट और एक्चुअल जो फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो फिर हमने यही करना है कि k को उस 1/6 के बराबर रख लेना है, तो बस ठीक है, k की फिर आंसर आ गया, k = 1/6, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सवाल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। अब इसको करते हैं, बिल्कुल सेम वही तरीका होगा। गिवन द फंक्शन दिया हुआ है, साथ उसने वो तरीका बताया हुआ है। डिस्कस द लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, वही पुराना सवाल कि कॉन्टिन्यूटी बताएं कि ये कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं 1 के ऊपर, ठीक है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड के लिए लेसर वाला यानी ये वाला फंक्शन यूज़ हो जाएगा, वो हमने लिख लिया। वहाँ पे ये 1 की वैल्यू पुट कराई, 2 1s are 2 और 3 5, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 5 आ गई। राइट हैंड साइड के लिए करेंगे, उसमें भी ज़ाहिर है अब ये दूसरा फंक्शन यूज़ हो जाएगा, उसमें भी 1 की वैल्यू लगाएंगे तो 4 - 1 वो 3 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 5, राइट हैंड आ गई है 3, और एक्चुअल जब लिमिट लेंगे, ठीक है, जहाँ पे बराबर का निशान है, ये बराबर वाला है, तो ये वाला फंक्शन यूज़ होना है, तो उसकी वैल्यू फिर दोबारा से 5 आ जाएगी। लेकिन अब अगेन प्रॉब्लम वही आ गई कि सारी चीज़ें आपस में बराबर नहीं आई, तो जब बराबर नहीं आई तो दैट मीन्स के फंक्शन जो है ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस नहीं है x = 1 पे, ठीक है जी। ये सारा काम था, तो ये बड़े आराम से होने वाली है एक्सरसाइज रेडी, तो इसको ज़रूर करें, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि इजी सवाल हैं, ये इनको जाना नहीं चाहिए कहीं, ठीक है जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर ये कर लीजिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।